हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञान क्लासेस में। इससे पहले हमने क्लास 10th के बायोलॉजी का जनन चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने 2 वीडियो में अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा किया था। हमने चर्चा किया था कि जनन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं। इसके अलैंगिक जनन के हर प्रकार को हमने डिटेल से पढ़ने का प्रयास किया था। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाएंगे और वीडियो पड़ा हुआ है तो आप उसको जाके पहले देख लेंगे, ताकि आपको आगे समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन के गुण क्या होते हैं और अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। ये हर एक पॉइंट जो अभी आपको बताया गया है मैंने पढ़ा दिया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको हल्के में ना लें तो बेहतर होगा और इसकी तैयारी ज्यादा बढ़िया और सुनिश्चित ढंग से करें, तो ताकि आपके रिजल्ट में इसका योगदान हो सके। आइए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज हमें सबसे पहले जानना है कि पौधों में जनन कितने प्रकार से होता है। तो ध्यान देंगे बच्चों कि पौधों में जनन की बात अगर हम करें तो पौधों में जनन की क्रिया 2 प्रकार से होती है। पहला तो आप जानते हैं कि खेतों में हम बीज डालते हैं और उससे पौधे निकलते हैं, और या तो फिर हम दूसरा जानते हैं कि किसी पेड़ का कोई तना काट के अगर हम उसको जमीन में गाड़ देते हैं तो उससे भी कभी कभी पौधे निकल आते हैं, या तो किसी को जड़ समेत उखाड़ के अगर हम कहीं डाल देते, कहीं दूसरे जगह पे गाड़ देते हैं तो उससे भी हमारे लिए नए पौधे का निर्माण होता है। तो आइए हम जानते हैं कि पौधों में जनन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार से होती है। तो आइए ध्यान देंगे, हम टॉपिक बनाएंगे पौधों में जनन। क्या देखेंगे हम? तो हम देखेंगे पौधों में जनन। पौधों में जनन की बात करें तो मुख्य रूप से 2 ढंग से होती है। पहला तो पौधों में जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें पत्ती, तना तथा जड़ के द्वारा जनन होता है। ध्यान देंगे कैसे कैसे होगा बउआ? तो पत्ती, तना और जड़। तो पत्ती, तना और जड़ के द्वारा अगर पौधों में जनन की क्रिया हो रही है, कहने का मतलब अगर नए पौधे का निर्माण पत्ती से या तो तना से या जड़ के माध्यम से हो रहा है, तो हम इसे पौधों में अलैंगिक जनन के रूप में जानते हैं। ध्यान देंगे, यदि पौधों में नए पौधे का निर्माण पत्ती से या तना से या जड़ से होता है तो हम इसे पौधों में अलैंगिक जनन के नाम से जानेंगे। अलैंगिक जनन। इसी का एक नाम और आता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और संभावना है कि आगे भी आपसे पूछा जाए, वह आता है कायिक प्रबंधन। तो ध्यान देंगे कायिक प्रबंधन। अभी जस्ट इसके आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। कायिक प्रबंधन के बारे में कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और हर बार 2 नंबर के लिए सवाल आता है कि कायिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान देंगे, आगे चल के इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं दूसरा पॉइंट कि एक तो हम समझ गए कि पत्ती, तना तथा जड़ के द्वारा पौधों में जनन की क्रिया हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा ध्यान देंगे, दूसरा बीज के माध्यम से। कैसे? तो बीज के माध्यम से या तो फिर फूल के माध्यम से। तो जब कभी पेड़ पौधों में नए पौधे का निर्माण बीज या फूल के माध्यम से होता है। फूल आपको कहीं कहीं पुष्प के नाम से भी मिल जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप भी जानते हैं कि फूल या पुष्प एक ही होता है। तो जब कभी भी नए पौधे का निर्माण बीज के द्वारा या फूल के द्वारा होता है तो इसे हम पौधों में लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लैंगिक जनन। बाकी लैंगिक जनन के बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अलैंगिक जनन हम पढ़ चुके हैं और ये कायिक प्रबंधन जो आता है अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। क्योंकि अभी अभी जस्ट हमने आपको बताया कि पत्ती, तना तथा जड़ के द्वारा अगर जनन की क्रिया हो रही है तो हम मानेंगे कि वह पौधों में अलैंगिक जनन को दर्शाता है और इसी को हम लोग कायिक प्रबंधन कहते हैं।
आइए समझते हैं कायिक प्रबंधन किसे कहते हैं। तो जैसा कि अभी हमने चर्चा किया है कि पेड़ पौधों में वैसा जनन जिसमें नए पौधे का निर्माण पत्ती, तना या जड़ के द्वारा होता है, उसी को हम लोग कायिक प्रबंधन या पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे। तो कायिक प्रबंधन, तो कायिक प्रबंधन क्या होता है? तो जनन की वैसी प्रक्रिया। ध्यान देंगे, अभी तक जनन में जितना भी परिभाषा हम आपको लिखाए हैं सब एक ही तर्ज पे लिखाए हैं। इससे आपको याद करना और याद रखना दोनों आसान हो जाएगा। तो ध्यान देंगे कि इसे हम कैसे लिखेंगे। यदि एग्जाम में सवाल पूछता है तो आपको इतना लिख देना है कि जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे का क्या? तो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे का कोई वर्धी भाग, अभी जस्ट बताएंगे वर्धी भाग क्या होता है। तो पेड़ पौधे का कोई वर्धी भाग अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती है, उसे ही कायिक प्रबंधन कहते हैं। ध्यान से समझेंगे वर्धी भाग क्या होता है। तो वर्धी भाग के अंतर्गत हम वही रखते हैं जिसके बारे में अभी जस्ट हमने चर्चा किया था कि वर्धी भाग क्या है। तो पत्ती, तना तथा जड़, पेड़ पौधों में इन तीन चीजों को हम वर्धी भाग के नाम से जानते हैं। यही था आपका कायिक प्रबंधन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे का कोई वर्धी भाग अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती है, इसे ही कायिक प्रबंधन कहते हैं। इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपने आसपास में बहुत आसानी से देख सकते हैं। कलम लगाने वाला पेड़, यानी कि सर वैसा पौधा जिसका कि तना काट के आप जमीन में लगाते हैं और नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे कि गुलाब का फूल, कभी आप अगर गुलाब का पौधा लगाए हैं तो उसका बीज नहीं लगाया जाता है, गुलाब के पेड़ से कोई तना काट लिया जाता है और उसी को जमीन में गाड़ दिया जाता है, जिससे कि नए पौधे का निर्माण होता है। आप गुड़हुल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें गुड़हुल का भी बीज नहीं लगता है, बल्कि उसके तना को काट कर लगा दिया जाता है, जिससे कि नए पौधे का निर्माण होता है। वर्धी भाग किसे कहते हैं? तो पत्ती, तना तथा जड़, ये तीनों का तीनों वर्धी भाग है। इसके बाद हम देखेंगे लैंगिक जनन। तो आइए समझते हैं कि लैंगिक जनन क्या है। तो ध्यान से समझेंगे लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन वैसा जनन जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं तथा संतान का निर्माण करते हैं। इससे पहले आप एक बार अलैंगिक जनन को याद करने का प्रयास कीजिएगा कि अलैंगिक जनन में हमने आपको क्या बताया था। तो अलैंगिक जनन में आपको बताया गया था कि अलैंगिक जनन वैसा जनन है जिसमें एक जनक भाग लेता है और संतान का निर्माण करता है। लेकिन जब हम लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे तो लैंगिक जनन में सीधा सीधा यह बताया जाता है, या तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि इसमें जनकों की संख्या 2 होगी और दोनों विपरीत लिंग वाले जनक होंगे। समान लिंग वाले जनकों से जनन की क्रिया नहीं होती है लैंगिक जनन में। मतलब कि लैंगिक जनन के लिए दो विपरीत लिंग वाले जनकों का होना आवश्यक है। अगर एक ही लिंग के 2 जनक होंगे तो लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती। आइए समझते हैं कैसे। तो ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि यह कोई नर है और अगर हमें संतान की प्राप्ति करनी है लैंगिक जनन के माध्यम से, तो दूसरा हमें मादा ही होनी चाहिए। अगर यह नर और यह मादा दोनों मिले तब जाके जनन की क्रिया संभव होती है लैंगिक जनन में। ध्यान दीजिएगा, अगर एक नर है और दूसरा नर होगा तो फिर यहां पर जनन की क्रिया नहीं होगी। या तो एक मादा है और दूसरा भी मादा है तो यहां पर भी जनन की क्रिया नहीं होगी। मतलब कहने का है कि जनन की क्रिया लैंगिक जनन द्वारा तभी संभव होती है जब 2 विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, वैसा जनन जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं तथा
संतान का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। तो एक नर होगा और एक मादा होगी, इन दोनों के संयोग से संतान का निर्माण होता है लैंगिक जनन में। अब आइए हम लोग समझते हैं कि लैंगिक जनन के गुण क्या क्या होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है कि लैंगिक जनन के गुणों को लिखें। इस सवाल को ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि लैंगिक जनन के कौन कौन से गुण हैं। तो ध्यान से समझेंगे लैंगिक जनन के कौन कौन से गुण हैं। तो सबसे पहला गुण तो यही होगा कि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, और दो जनक कैसे होते हैं, तो विपरीत लिंग वाले होते हैं, मतलब दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं, दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं। अब अगर आप अलैंगिक जनन पढ़े होंगे तो उसमें आपको लिखाया गया होगा कि इसमें संतान की संख्या अधिक होती है, लेकिन जब हम लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ जस्ट उल्टा होता है, इसमें संतान की संख्या अधिक नहीं होती है, इसमें संतान की संख्या कम होती है, या तो एक होगी या अधिक होगी, बहुत अधिक नहीं होता है। तो हम लिखेंगे कि लैंगिक जनन में संतान की संख्या कम होती है। लैंगिक जनन में संतान की संख्या कम होती है। और क्या, तो आप लोगों ने अलैंगिक जनन में पढ़ा होगा कि अलैंगिक जनन एक सरल प्रक्रिया है। जस्ट उसके उल्टा अगर हम लैंगिक जनन की चर्चा करें तो लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है। लैंगिक जनन कैसी प्रक्रिया है, तो लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है। लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया है। और आइए, तो और इसके आगे ठीक, फिर हम अगर अलैंगिक जनन को याद करें तो आपको बताया गया होगा कि अलैंगिक जनन में कम समय लगता है, लेकिन उसके जस्ट उल्टा अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में अधिक समय लगता है। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे कि लैंगिक जनन में अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है। आप लोगों को बताया गया होगा कि अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसमें लैंगिक जनन में हमेशा एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक के संयुग्मन से ही संतान का निर्माण होता है। इसीलिए हम लिखेंगे कि लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। क्या, तो लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। और इसमें कौन से गुण पाए जाते हैं, तो इसमें और भी गुण पाए जाते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि लैंगिक जनन, इसमें हम लिख सकते हैं लैंगिक जनन में क्या क्या लिख दिए, विपरीत लिंग वाले होते हैं, संतान की संख्या कम होती है। हाँ, इसमें संतान क्लोन नहीं होता है। लैंगिक जनन में संतान क्लोन नहीं होता है। तो आइए इसको समझते हैं लैंगिक जनन के गुण
आप यहाँ पर चाहें तो एक हेडिंग बना सकते हैं कि लैंगिक जनन के गुण। ध्यान से देखेंगे, लैंगिक जनन के गुण। और यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। लैंगिक जनन के गुण, तो लैंगिक जनन के कौन कौन से गुण हम याद रखेंगे? तो दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं। दूसरा, तो लैंगिक जनन में संतान की संख्या कम होती है। लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है। लैंगिक जनन में अधिक समय लगता है। लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में संतान क्लोन नहीं होता है। और बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जैव विविधता के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो लैंगिक जनन ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी है। तो हम यहाँ एक पॉइंट बनाएंगे कि जैव विविधता के लिए, जैव विविधता के लिए, जैव विविधता के लिए लैंगिक जनन अधिक महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के लिए लैंगिक जनन अधिक महत्वपूर्ण है। लैंगिक जनन अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये आज हमने पढ़ा है लैंगिक जनन के गुण। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, तो एक बार हम रिकॉल करेंगे। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा कि पौधों में जनन कितने प्रकार से होता है। तो हमने देखा कि पौधों में जनन दो प्रकार से होता है। पहला, तो पौधों में अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा किया था हमने, जिसमें हमें पता चला कि यदि नए पौधे का निर्माण पत्ती, तना या जड़ के माध्यम से होता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, जिसको कि हम कायिक प्रबंधन भी कहते हैं। इसके आगे हमने देखा कि पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है। तो पौधों में लैंगिक जनन जब बीज या फूल के द्वारा जनन की क्रिया होती है तो उसे हम लोग पौधों में लैंगिक जनन के बारे में के रूप में जानते हैं। इसके बाद हम लोग समझे थे कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं और संतान का निर्माण करते हैं। इसके आगे हमने देखा कि लैंगिक जनन के गुण। तो लैंगिक जनन के क्या क्या गुण है, इसको आप याद रखेंगे और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसे भूलने का प्रयास नहीं करेंगे। इसके आगे कल हम देखेंगे लैंगिक जनन के प्रकार, और लैंगिक जनन को और भी ज्यादा डीप से हम पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे पौधों में नहीं, डायरेक्ट हम पढ़ेंगे पुष्प में जनन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मनुष्यों में जनन। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।